हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या, रात के बज चुके हैं 2:50 और आप लोगों के लिए ये रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं सेशन, है ना। जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था, फ्लैश कार्ड के सेशन आने वाले हैं और ये 10 मिनट में अपन करने वाले हैं चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग को पूरा। रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप सबका स्वागत करता हूं मैं ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। तो चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग में हमारे पास क्या क्या है, देखते हैं हमारे पास क्या है। इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है 15 अगस्त 1947। इंडिया का पार्टीशन भी हो जाता है इसी टाइम पीरियड में, है ना। पाकिस्तान भी बनता है। खैर, दो गोल्स थे जिसके ऊपर सब लोग एग्री करते थे। सबसे पहला गोल था हमारा कि हम लोग पूरे की पूरी कंट्री को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हिसाब से चलाएंगे, और दूसरा ये था कि गवर्नमेंट जो है सबके लिए काम करेगी, इट विल रन फॉर द गुड ऑफ ऑल, खास करके पुअर्स और सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए। आगे आगे क्या बोल रहा है, 3 चैलेंजेस थे हमारे सामने एज अ नेशन। तो पहला चैलेंज क्या था, शेपिंग द नेशन विद ग्रेट डाइवर्सिटी। इंडिया बहुत बड़ा देश है, बहुत डाइवर्स देश है, तो इंडिया को इंडिया बनाना था, ये हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज था। दूसरा चैलेंज था टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को इंप्लीमेंट करना था, है ना। सोचा तो था डेमोक्रेसी, लेकिन डेमोक्रेसी को इंप्लीमेंट भी करना था। डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी, पूरे की पूरे सोसाइटी का डेवलपमेंट करना है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन का नहीं करना था हम लोगों को। आगे आते टू नेशन थ्योरी के बारे में बात करते हैं। तो टू नेशन थ्योरी किसने दी थी, मुस्लिम लीग ने दी थी, 1940 में दी थी, ये भी याद रखना, है ना। वैसे तो 1934 में किसी और ने दी थी, लेकिन 1940 में इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था टू नेशन थ्योरी को। इनका जो प्रेसिडेंट था वो था मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग के बारे में याद रखना, 1906 में बनी है, 1906 में। इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट वन बट 2 काइंड ऑफ पीपल, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ये कहा जाता था अकॉर्डिंग टू द टू नेशन थ्योरी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको क्या किया था, अपोज किया था। फिर भी पाकिस्तान बनता है। क्वेश्चन है कि सर पाकिस्तान क्यों बना, तो पाकिस्तान बनता है ड्यू टू सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन द 1940s। बहुत सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट होते हैं 1940 में। उसके साथ साथ पॉलिटिकल कंपटीशन था मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में, और ब्रिटिशर्स के रोल की वजह से, है ना। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिशर्स की जो हमेशा से चलती आ रही है। आगे आते हैं हम लोग पार्टीशन के प्रोसेस को भी देख लेते हैं कि पार्टीशन किस तरीके से हुआ था। तो पार्टीशन के बारे में क्या क्या बता रहा है ये हमें, ये बता रहा है कि बहुत सारे चैलेंजेस थे पार्टीशन के टाइम पीरियड में। डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस मेजोरिटीज, रिलीजियस मेजोरिटीज के प्रिंसिपल पर डिवीजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था। और जहाँ जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरियाज थे वहाँ पर क्या बनेगा, पाकिस्तान बनने वाला था। आगे आते हैं हम लोग, क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही थी हम लोगों को पार्टीशन में। तो बहुत सारी डिफिकल्टीज थी। सबसे पहली डिफिकल्टी, कोई सिंगल मुस्लिम मेजोरिटी का बेल्ट नहीं था। मुस्लिम जो है या तो ईस्ट में दिख रहे थे हम लोगों को, या फिर नॉर्थ वेस्ट में दिख रहे थे, तो देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम्स। तो ये डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान जो है उसमें 2 टेरिटरीज रहने वाली है, एक ईस्ट पाकिस्तान बनेगा और एक वेस्ट पाकिस्तान बनेगा, और बीच में बहुत बड़ा इंडियन टेरिटरी रहने वाली है। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि सारे के सारे मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज जो थे वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। एग्जाम्पल के तौर पर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जिसके लीडर खान अब्दुल गफ्फार खान थे। खान अब्दुल गफ्फार खान का टाइटल क्या क्या था, कितने टाइटल थे, सारे के सारे लिखकर दिखाना मुझे कमेंट सेक्शन में। आगे आते हैं हम लोग, तीसरी डिफिकल्टी देखते हैं हमारे पास क्या है। पंजाब और बंगाल में जिसको डिवाइड किया जा रहा था, जो दिया जा रहा था पाकिस्तान को, इसमें भी बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहाँ पर नॉन मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे। तो इसको भी क्या करना था हम लोगों को, बाइफर्केट करना था डिस्ट्रिक्ट और नीचे लेवल्स पर, तहसील लेवल पर, गांव के लेवल पर, सिटीज़ के लेवल पर भी। और चौथी प्रॉब्लम ये थी द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़, की दोनों साइड में माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। आगे क्या बता रहा है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन के बारे में देखते हैं हम लोग कि पार्टीशन के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आई। तो देखिए क्या बता रहा है, इट वॉज द लार्जेस्ट मोस्ट अब्रप्ट अनप्लान्ड एंड ट्रैजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन। 80 लाख लोगों का माइग्रेशन हुआ था फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। इट वॉज अनप्लान्ड। बहुत सारी किलिंग्स हुई, मर्डर्स हुए, अत्याचार हुए, है ना, दोनों साइड में माइनॉरिटीज़ के साथ। लाहौर, अमृतसर और कोलकाता क्या बन गए थे, कम्युनल जोन्स बन गए थे इस टाइम पीरियड में। पेपर में आता है ये, ठीक है। और चौथे नंबर पे अगर कोई पूछे विच वाज द 4th सिटी जो कि कम्युनल जोन बन गई थी आफ्टर पार्टीशन, आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो आंसर आएगा हमारे पास दिल्ली, ठीक है। चलो आगे आते हैं। आई क्या बता रहा है ये, हाँ, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन में हम लोग देख रहे हैं माइनॉरिटीज़ जो थी इनको सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ा दोनों साइड्स में, है ना। इंडिया में मुसलमानों को, मुस्लिम्स को, और पाकिस्तान में सिखों को और हिंदुओं को, ठीक है। और इनको रेफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ गया था। तो इंडिपेंडेंस का इनके लिए मतलब क्या था, टू स्टे इन रेफ्यूजी कैंप्स। एट्रोसिटीज़ की अगर हम लोग बात करें, वीमेन पे क्या क्या अत्याचार हुआ, तो वीमेन को एबडक्ट करा गया, किडनैप किया गया, कन्वर्ट किया गया, मारा गया, ठीक है, फोर्स किया गया, फोर्सफुल मैरिजेस हुई, रेप किया गया, और फैमिली ऑनर के लिए कई बार तो खुद की फैमिलीज ही इनकी क्या हो जाती थी, दुश्मन बन जाती थी, और खुद की फैमिलीज ही इनको मार डालती थी। आगे आते हैं हम लोग, पार्टीशन एज डिवीजन ऑफ हार्ट्स के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोग इसको छोड़ के जाते हैं लेकिन इसको छोड़ के नहीं जाना। देखिए क्या बता रहा है ये,
writers, poets, filmmakers expressed killings, sufferings of displacement, violence, etc. in their novels, in their short stories, in their poems, in their films, in their शायरीज, in their कविताज etc. ठीक है। और इस ट्रोमा ऑफ पार्टीशन को इन लोगों ने एक फ्रेज दिया जिसको हम लोग डिवीजन ऑफ हार्ट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। आई क्या बता रही है, आइडिया ऑफ इंडिया। पाकिस्तान जो है मुसलमानों के लिए, मुस्लिम्स के लिए एक मुल्क बन रहा था, तो क्या इंडिया ऑटोमेटिकली हिंदुओं के लिए एक कंट्री बन जाएगा? कैसा है? तो ऐसा नहीं रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इंडिया का आइडिया क्या था कि इंडिया सारे के सारे रिलीजन्स को इक्वल ट्रीट करेगा, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने सेक्युलरिज्म का सिद्धांत दे दिया था। ठीक है, आगे आते हैं। महात्मा गांधी सेक्रीफाइस पे आते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। महात्मा गांधी किसी भी इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशंस में नहीं थे, और 15 अगस्त 1947 वाले दिन ये कोलकाता में थे, क्योंकि कोलकाता में हिंदू और मुसलमानों के बीच में राइट्स चल रहे थे, और इन राइट्स को रुकवाने के लिए फास्ट अंटिल डेथ किया इन्होंने, यानी कि फास्ट पे, अनशन पे बैठ गए थे कि भैया तुम लोग शांत नहीं होंगे तो मैं फास्ट करूंगा, एक्सेट्रा। आगे आते हैं हम लोग। सितंबर 1947 यानी कि अगले महीने ये जाते हैं कहाँ पर? दिल्ली में जाते हैं, और ये क्या चाहते थे कि भैया इंडिया में जो मुस्लिम्स रुके हुए हैं उनको डिग्निटी से रहने दिया जाए और इक्वल सिटीजन्स माना जाए। ठीक है, ही वॉज कंसर्न अबाउट इंडो पाक रिलेशंस, और इनका कहना था कि भैया इंडिया और पाकिस्तान भी दोस्ती के रिलेशंस आगे लेकर जाए, लड़ाई झगड़ा वगैरह ना करे। आगे इनके एक्शन जो है सबको पसंद नहीं आते थे। ठीक है, और 30 जनवरी 1948 नथुराम विनायक गोडसे जो है इनको क्या कर देते, महात्मा गांधी को मार देते, और यहीं पर ट्रुथ नॉन वायलेंस की एक बहुत बड़ी प्रतिमा दुनिया छोड़ देती है। डन, आगे आते हैं हम लोग। आगे देखते हैं हमारे पास क्या, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। क्वेश्चन ये है कि प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन इंडिया में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था? इसलिए था क्योंकि 1/3 ज़मीन जो थी इंडिया की, यानी कि अबाउट 33% ऑफ लैंड ऑफ इंडिया कंसिस्टेड ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। और दूसरी क्या है, 1 आउट ऑफ 4 इंडियंस लिव्ड अंडर प्रिंसली रूल, यानी कि हर चौथा बंदा, यानी कि 25% पॉपुलेशन इंडिया की जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स में रहती थी। ठीक है, प्रॉब्लम क्या थी इसमें? प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, है ना, एक प्रिंसली स्टेट नहीं है, 565 प्रिंसली स्टेट्स है। और ब्रिटिशर्स ने ये अनाउंस कर दिया था कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के साथ साथ पाकिस्तान तो बन ही रहा है, लेकिन सारे के सारे प्रिंसली स्टेट्स भी क्या हो रहे हैं, आज़ाद हो रहे हैं। और ये प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स डिसाइड करेंगे कि उनको इंडिया में जाना है, पाकिस्तान में जाना है, या इंडिपेंडेंट होना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस डिसीजन वॉज टू बी टेकन बाय द प्रिंसली रूलर। डन, आगे आते। आगे देखिए क्या बता रहा है हमें। त्रावणकोर ने सबसे पहले अनाउंसमेंट करी कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, और जैसे त्रावणकोर ने करी तो अगले ही दिन हैदराबाद ने भी कहा कि भाई मुझे भी इंडिपेंडेंट होना है। और उसके साथ साथ भोपाल का जो नवाब था उन्होंने भी मना कर दिया कि मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन नहीं करूंगा। ये भी याद रखेंगे अपन। आगे आते, रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे और होम मिनिस्टर भी थे। गवर्नमेंट क्या चाहती थी? गवर्नमेंट को सबसे पहली चीज़ ये पता थी कि जो प्रिंसली स्टेट के लोग हैं इनको क्या करना है, इनको इंडिया ज्वाइन करना है, इनको डेमोक्रेसी के अंडर में रहना है, इनको मोनार्की के अंडर में अब नहीं रहना है। दूसरी चीज़, हमारी गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल थी कि अगर कोई नवाब, कोई निज़ाम, कोई राजा अगर ऑटोनॉमी मांगता है तो उनको ऑटोनॉमी भी दे दी जाएगी। ठीक है, आगे आते हैं। हैदराबाद के बारे में बात करते हैं। हैदराबाद वॉज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया। इससे बड़ा कोई प्रिंसली स्टेट नहीं था इंडिया में। इसके रूलर को निज़ाम बोला जाता था। नवंबर 1947 में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करा जाता है विद द निज़ाम ऑफ हैदराबाद 1 साल के लिए, और 1 साल का टाइम पीरियड दिया जाता है इनको सोचने का कि भैया इंडिया के साथ ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे। मूवमेंट अगेंस्ट निज़ाम, वहाँ के जो पीजेंट्स थे, हैदराबाद के जो पीजेंट्स थे, ये लोग मूवमेंट करते हैं अगेंस्ट द ऑपरेसिव रूल ऑफ निज़ाम, और इसका जो नर्व सेंटर था वो हैदराबाद टाउन था। पेपर में क्वेश्चन आता ही है, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, निज़ाम ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। अच्छा, जो ये कौन थे, प्रोटेस्टर्स थे, तेलंगाना रीजन वाले जो फार्मर्स है जो प्रोटेस्ट करते हैं, तो इनका साथ विमेन देती है, कम्युनिस्ट देते हैं, और हैदराबाद कांग्रेस देती है, ये भी याद रखना। ठीक है, निज़ाम का रिस्पॉन्स कैसे आया कि इसने पैरामिलिट्री फोर्स अनलिश कर दी। इसके पैरामिलिट्री फोर्स को निज़ाम के रजाकार्स बोला जाता है। रजाकार्स ने लोगों का मर्डर किया, मेम्ड किया, रेप किया, लूटा लोगों को, और ज़्यादातर टारगेट किया था नॉन मुस्लिम्स को, ये याद रखेंगे। सितंबर 1948 सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी आर्मी भेजती है, ऑपरेशन पोलो करवाती है, और सितंबर 1948 में हैदराबाद इंडिया का पार्ट बन जाता है। क्लियर, आगे आते हैं हम लोग मणिपुर पे। इंडिपेंडेंस से पहले ही मणिपुर का जो राजा था जिसका नाम था बोधो चंद्र सिंह, ही साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मणिपुर इंडिया का पार्ट बन गया था। लेकिन मणिपुर की जनता नहीं मान रही है, तो मणिपुर की जनता प्रेशर बनाती है राजा के ऊपर, और इलेक्शंस होते हैं यहाँ पर पहली बार जून 1948 में। इंडिया में पहली बार इलेक्शंस हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मणिपुर क्या बन गया? मणिपुर बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मणिपुर बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि राजा के नीचे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उसके नीचे कौन होगा? लोग होंगे। ठीक है, सितंबर 1949 में क्या होता है? सितंबर 1949 में
मर्जर एग्रीमेंट होता है और मर्जर एग्रीमेंट के साथ मणिपुर इंडिया का पार्ट बन जाता है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। आगे हमारे पास रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले हमारे नेशनल मूवमेंट के टाइम पीरियड में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था नागपुर सेशन 1920 में, नागपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1920 में प्रॉमिस किया था कि जब हम लोग आज़ाद हो जाएंगे तो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाएंगे। तो जैसे ही हम लोग आज़ाद हो गए तो लोगों ने पकड़ लिया कांग्रेस वालों को और बोला हाँ भैया लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का है, ठीक है। आर लीडर्स फेल्ट दिस माइट लीड टू डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। आज़ादी के बाद टाइम पीरियड चेंज हो गया, हमारे लीडर्स को लगा कि यार अगर लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को बांट दिया जाए तो लोगों में नफरत आ जाएगी, डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, इंडिया टूट सकता है। मुश्किल से तो हम लोगों ने प्रिंसिपल स्टेट्स को इकट्ठा लाया, ठीक है। प्रोटेस्ट बिगैन इन तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ मद्रास। मद्रास में जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे उन लोगों ने मांग करनी स्टार्ट कर दी फॉर अ सेपरेट तेलुगु स्टेट, ठीक है। आगे आते, आगे देखिए क्या बता रही है हमें। विशाल आंध्रा मूवमेंट हुआ। विशाल आंध्रा मूवमेंट डिमांडेड तेलुगु स्टेट, यानी कि आंध्रा की डिमांड कर रहे थे लोग, आंध्र प्रदेश जिसको आज हम लोग देखते हैं। तो मद्रास स्टेट वाले लोग, तेलुगु स्पीकिंग वाले लोग आंध्रा मांग रहे हैं ना। इनका लीडर कौन था? पोती श्रीरामुलु, ही वॉज अ गांधीयन, ठीक है। और ये इंडेफिनाइट फास्ट पे बैठ जाते हैं, 56 डेज अनशन करते हैं और 56 डेज के बाद इनकी डेथ हो जाती है 15 दिसंबर वाले दिन, 15 दिसंबर 1952 को। और 1952 में ही, दिसंबर 1952 में ही अनाउंसमेंट हो जाती है कि भैया हम लोग आंध्रा स्टेट बना देंगे और 1953 में आंध्र प्रदेश बन जाता है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या बता रहा है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में देखते हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंट किया गया था 1953 में। कमीशन ने क्या एक्सेप्ट किया? कमीशन ने एक्सेप्ट किया कि भाई जो बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स है वही बाउंड्रीज ऑफ लैंग्वेजेस भी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके जो हेड थे वो जस्टिस फजल अली थे, इसके साथ साथ एच एन कुंजरू और के एम पानीकर, दे वर ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। और एसआरसी की रिपोर्ट आती है 1955 में। तो एसआरसी 1953 में बना था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, 1955 में उसकी रिपोर्ट आती है और 1956 में बनता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, ठीक है। 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाने की बात होती है इसमें कि 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई जाएगी। बॉम्बे को बाइफर्केट किया गया 1960 में। बॉम्बे को 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया फॉर गुजराती स्पीकिंग पीपल, गुजरात बना दिया गया, और महाराष्ट्र बना दिया गया फॉर मराठी स्पीकिंग पीपल। 1966 में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बने। हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी बनेगा। 1971 में हिमाचल प्रदेश को स्टेट बना दिया जाएगा। आगे आते हैं हम लोग। नॉर्थ ईस्ट की अगर हम लोग बात करें तो 1963 में नागालैंड बन जाता है जस्ट आफ्टर इंडो चाइना वॉर। 1972 में मैंने आप लोगों को बताया था, MMT के नाम से याद रखना, मेघालय को कार्व्ड आउट कर दिया जाता है फ्रॉम आसाम। मणिपुर और त्रिपुरा जो कि यूनियन टेरिटरीज थे उनको स्टेट बना दिया जाता है। 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बना दिया जाता है। मैंने आप लोगों को कहा था कि 1987 में माँ की याद आती है हमें, ठीक है। तो माँ की याद से याद रख लेना कि माँ की याद ही याद रखना, ठीक है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बनते हैं इन 1987। और 2000 में 3 स्टेट्स बनते हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग करके, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके, और झारखंड बिहार से अलग करके बनाया जाता है। और आज भी रीऑर्गेनाइजेशन की बातें चलती रहती है। आशा करता हूँ ये वाला सेशन आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब आप लोग वन शॉट्स वगैरह देखेंगे उसके बाद ये वाला ज़रूर देखना, आपको बहुत काम आएगा। और इसकी PDF आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आशा करता हूँ आज वाली क्लास आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत 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 सारा प्यार। और ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेकर, टॉपिक्स लेकर मैं मोइन पठान आप लोगों के सामने रोज़ बरोज़ आता रहूँगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।